क्लियर? चालू करें? चलो, गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं 1857 रेवोल्यूशंस के प्री कंडीशंस ऑफ अवर इंडिया, मतलब हमारी इंडिया कौन कौन सी कंडीशन फेस कर रही थी। हम बात करेंगे पूरे इंडिया की। लोकल जो एम्पायर्स थे जो बहुत ही पावरफुल थे, स्पेशली हमने बात कर ली थी किसकी, मैसूर की, विच इज लीडेड बाय हैदर अली। उसकी डेट कितनी थी भाई साहब, स्टार्टिंग कब से होती है वो? 67 से 69। यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान ने लास्ट ट्रीटी करी थी, दैट इज नोन एज द फोर्थ ट्रीटी ऑफ मैसूर। उस हमें जो पढ़ा था हमने एंग्लो फोर्थ मैसूर वॉर, वो खत्म होती है 1799 में, ये कंफर्म था। 1799 के बाद अंग्रेजों ने किसको एनेक्स्ड किया, एनेक्स्ड यानी हासिल किया, तो वो हमने मराठास पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, मराठास। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैसूर से पहले बंगाल। अब बंगाल को कैप्चर कर लिया गया, दिल्ली उनके हाथ की कठपुतली थी, वो भी हमने पढ़ लिया था। इसी के बीच में एक ट्रेजेडी हुई, दैट ट्रेजेडी इज नोन एज व्हाट, हमने पानीपत का कौन सा बैटल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। मराठास की जो डोमिनेंसी चल रही थी, अखंड भारत को जिसने भगवे में रंग दिया था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। और अब जो मराठास थे वो छिन्न भिन्न हो गए थे, यानी कहीं ना कहीं हमने उनमें डिवीजन पढ़ा। और इसी के बीच में हमने पढ़ा पूना एक मेन प्रेसिडेंसीज बन के आई मराठास की। उसके बाद हमने पढ़ा होलकर्स वेयर द पावरफुल, देन वी हैव रीड अबाउट ग्वालियर सिंधियाज वेयर पावरफुल, गायकवाड्स वेयर पावरफुल, एंड यहाँ कौन बैठे थे, भोसलेज वेयर पावरफुल। अब जब मराठा पावरफुल थे तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं मराठा से चिढ़ते थे। कैसे चिढ़ते थे हमने ये देख लिया था, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आई थी तब उसका जो सबसे मेन रीजन था, दे वर पिंडारीज। कौन थे, पिंडारीज। पिंडारीज कौन होते थे, तो पिंडारीज वेयर अनफॉर्म्ड आर्मीज ऑफ मराठास। वो एक ऐसी आर्मी थी जो कहने को आर्मी नहीं थी, वो एक ऐसा दल था जो मराठास के कहने पे कहीं भी। अब हमने ये पढ़ा था कि जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो मराठा की पूरी पावर काट दी गई थी, उनसे चौथ वसूली वगैरह सब हटा दिया गया था, उनकी डोमिनेशन हटा दी। इवन सूरत का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो भी उनसे ले लिया ताकि व्यापार भी। अब मराठा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और मराठास को लगने लगा था कि इतना बड़ा माइटी एम्पायर अब किसके हाथ की कठपुतली है। या आपको आपके आंसर में डालना है कि सूरत वूरत सबके पोर्ट ले लिए थे, उनका ट्रेड बंद हो चुका था, उनकी पावर लैप्स हो चुकी थी, उनका कैपिटल अब किसके हाथ में था, पुणे पूरे किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स कमांडिंग के हाथ में, तो उनकी पावर तो नील हो ही चुकी थी। इसी फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें भाई साहब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर करने पे लागू किया। और यहीं के यहीं हमने ये भी पढ़ा कि पिंडारीज वेयर द इमीडिएट कॉज ऑफ दैट। अब वो खत्म हो चुके थे। अब क्या रीजन था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की क्यों जरूरत पड़ गई थी, पहला क्वेश्चन ये बिल्कुल याद रख लेना, आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड है। सिंध की क्यों जरूरत पड़ गई थी, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, मराठास के टाइम में यह फ्रांसीसी थे कि नहीं, इनडायरेक्टली यही फ्रांसीसी किसकी मदद कर रहे थे भाई साहब, यहां पे क्या था, मैसूर। मैसूर के बाद जो फ्रांसीसी थोड़े बहुत बचे भी हुए थे वो कहीं ना कहीं बस रहे थे, तो जैसे ही इनकी ट्रीटी किनसे हुई, मराठास से, उनको भी हटा दिया। अब फ्रांसीसी जाए तो जाए कहाँ, नेपोलियन एक बहुत बड़ा रीजन चल रहा था ऊपर वर्ल्ड में, नेपोलियन एक बहुत बड़ा रीजन चल रहा था। इसी नेपोलियन ने एक नई ट्रीटी अपनाई कि अब अपन भारत ही चलेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो ना, अमेरिका ये ब्रिटिशर्स की जड़ कट चुकी थी, अमेरिका पूरा छिन चुका था। पहले अमेरिका को सबसे ज्यादा मुनाफा कहां से, पहले बताया जो ब्रिटिशर्स थे उनको मुनाफा कहां से होता था, मुनाफा होता था अमेरिका से। अमेरिका में रेवोल्यूशन छिड़ गया, इनमें लठ अफ्रीका में भी पड़ने चालू हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका में ये स्लेव्स बेचते थे। याद करो, ब्रिटिशर्स का काम था गुलामों का व्यापार करना, बहुत बड़ा मार्केट था गुलामों का, और यही गुलाम जाके कहाँ बिकते थे, अमेरिका। क्योंकि हमने जब अमेरिका पढ़ा था लास्ट टाइम, जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी, हमने अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ी थी, और सिविल वॉर में क्या पढ़ा था, अमेरिका दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले नए मॉडर्नाइज थिंकिंग की बात करते थे, वो कहते थे गुलामी गलत बात है,
और नीचे वाले क्या कहते थे, उन्हें तो जरूरत थी क्योंकि खेती किसानी थे, किससे करवाएंगे, तो उन्हें गुलामों की जरूरत थी, तो दोनों में छिड़ गई थी। वाइट रासिज्म हमें देखने को मिला था, रंग भेद हमें देखने को मिलता था भाई साहब, तो ये रीजंस थे। ऐसे टाइम में नेपोलियन ने देख लिया था कि इनको मिटाना है, किसको, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स अब कहाँ हैं भाई साहब, तो उन्होंने सोचा चलो अपन इस रूट आते हैं, समझ गए, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, सिंध, और सिंध से होते कहाँ अटैक करेंगे, भारत। तो इसीलिए अब पूरा फोकस अंग्रेजों का किस पोर्शन में था, यहाँ। तो समझ गए सिंध पे हमला करने का रीजन क्या था, फ्रांसीसी। अभी आगे आपको मिलेगा। तो देखो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कॉन्कर्ड टू सिंध इन 1843, डेट याद कर दी है। 1843 में क्या बैकग्राउंड था, 1780 की बात है। सिंध पे जो रूल करते थे वो कौन करते थे, तलपुरास। कौन करते थे, तलपुरास। अब बलूच ट्राइब लीड बाय मीर फतेह अली खां। तो ये जो सिंध का रीजन था, सिंध कौन सा था, आपको सिंध इतना सा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये सिंध वाले रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पर कौन रूल कर रहे हैं, बलूच के रूलर। और बलूच के रूलर कौन है भाई साहब, इनकी ट्राइब का नाम क्या है, तलपुरास। और ये बलूच जो ट्राइब थी इसका राजा था मीर फतेह अली खां। इतना क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट आदमी है। अगला, जैसे ही मीर फतेह की डेथ हुई, ये पूरा का पूरा ये सिंध का एम्पायर 4 भाइयों में बट गया। और इन 4 भाइयों को क्या बोला जाता था, 4 यार। क्या बोला जाता था, 4 यार दोस्तों को बोलते 4 यार। इन्हें आमिर भी बोला जाता था। अपन ने बीच में मुगल पढ़ा था तो अपन ने आमिर शब्द पढ़ा था, आमिर उमरा, आमिर टाइटल दिए जाते थे, तो ये आमिर कहा जाता था, या जिन्हें सिंध का लीडर यानी लॉर्ड ऑफ सिंध भी कहा जाता। तो पहला क्वेश्चन हमें यहीं से दिमाग में रखना है, सिंध में किसका रूल था बॉस, किसका, तलपुरास का। किसका रूल था, तलपुरास का। और तलपुरास का लीडर कौन था, मीर फतेह अली खान के बाद डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद भाई साहब उसके 4 जो सन थे, या 4 उसके ब्रदर्स थे, या 4 उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने पूरे एम्पायर को संभाला, जिन्हें 4 यार बोलते थे, और वहां के लोगों ने आमिर बोलते थे। कंफर्म है, ये सिंध की कहानी है। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, अब दिमाग सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। मेन चीज क्या थी, मेन चल रही थी फ्रेंच और एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स राइवलरी, दुश्मन की। और इसी के बीच में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती। याद करो 1799, 1799। टीपू किसका बहुत अच्छा दोस्त था, फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का धंधा भी अच्छा चल रहा था। टीपू जैसे ही हटा, उन्होंने सोचा कि अब अपन एक काम करते हैं कि अपन चलते हैं भारत। नेपोलियन का प्लान था अपन भारत चलते हैं और भारत जाके एनेक्स्ड करते हैं, हाथे आते। तो अब समुद्र के रास्ते से जा नहीं सकते, अंग्रेज कहाँ बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे, अपन चलते हैं लैंड से, धरती से। तो नेपोलियन ने प्लान बनाया इन्वेड इंडिया, और वो कहाँ से आएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब रीजन समझने आया, सिंध को कैप्चर किया था क्योंकि किसका थ्रेट था, डर था, नेपोलियन का। कंफर्म है। अब ब्रिटिशर्स को पता चला, देयरफॉर एक आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, उसने इमीडिएटली सेंड 4 डिप्लॉयड मिशंस, उसने 4 मिशंस भेजे और फ्रेंडली ट्रीटी करी फॉर द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स दे वेयर। वो ट्रीटी कौन सी थी, पहली ट्रीटी थी इटर्नल फ्रेंडशिप की, आंतरिक मित्रता की, जो आमिर और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। आंतरिक क्यों थी, डिस्क्लोज नहीं करी थी। वो चाहते थे आओ आओ, ये तुम्हें वैसे ही मार देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है यहां पर एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है अफगानिस्तान, पता है ना आप लोगों को। ये सिंध के इधर जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक अफगानिस्तान पड़ेगा, पाकिस्तान से लगा लगा है। पहले ये भारत की टेरिटरीज में आता था, अब नहीं आता, एक छोटी सी बॉर्डर रह गई। इसे बोलते थे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, सबको पता है ना। यानी भाई साहब आज तक अफगानियों से कोई नहीं जीत पाया। वाई वॉज द रीजन, सबसे बड़ी बात है वहाँ की टेरेन। टेरेन मतलब क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र। पहली बात तो अफगानिस्तान वालों को ही नहीं पता कि हमारा एरिया कितना है। वो जब चाहें तो पाकिस्तान में घुस जाते, कहते जे हमारा एरिया है। अब उन्हें पता है हिंदुस्तान से नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की बॉर्डर सीमित है, तो उन्हें पता है वहाँ बॉर्डर बीएसएफ लग रही, वहाँ तो वो उंगली नहीं करते। उन्हें पता है जे इंडिया की बॉर्डर है, पर पाकिस्तान में कितना घुसना वो उन्हें नहीं पता। तो आपको पता है बफर जोन है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान। कैसे बफर जोन है, आतंकवादी जब हमले होते हैं ना आतंकवादियों पे, तो वो घुस के अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब अफगानिस्तान से आतंकवादियों की पिटाई होती है तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो पाकिस्तान उनके लिए क्रीम जैसा है।
समझ गए? तो ये चीजों के रीजंस कई सारे हैं। अब आप इस टेरेन को समझना जो हम सिख डायनेस्टीज में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, लॉर्ड मिंटो ने एक ट्रीटी साइन कर ली, आंतरिक मित्रता की फ्रेंडली ट्रीटी, किसके साथ? सिंध वालों के साथ। अब अगला क्या होता है, क्या थी इस ट्रीटी में? हम बाप बाप कसम खाते हैं कि फ्रांसीसी आए ना तो रास्ता में जूता देंगे सालों में, और तुम्हारे एरिया में नहीं आने देंगे। तो ये ट्रीटी हो गई आमिर्स के साथ, और प्रॉमिस कर लिया कि फ्रेंच सेटलमेंट हम कहां नहीं होने देंगे, सिंध में। सिंध में कोई फ्रेंच सेटलमेंट है। अब सिंध को जरा गौर से देख ले, यहां से भग गए, भगे कि नहीं भगे? जहां से भग गए, भगे कि नहीं भगे? जहां और जहां से भी भग गए, भग गए। अब बचा कहां? भारत नहीं, ये देखो थोड़ा सा सी कोस्ट रखा हुआ है, समुद्री किनारा, ये चाहिए। अब ये किसका बचा है? सिंध का। तो सिंध के साथ ट्रीटी करनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही सिंध के साथ ट्रीटी कर डाली। अब वो क्या कह रहे हैं, 1820 अबव में ये ट्रीटी रिन्यू करी गई एंड अमेरिकन्स वेर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिंध, और जो अमेरिकन्स थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। अगला 1832 में विलियम बेंटिक ने कर्नल पॉड्रेकर को, किसको भेजा? पॉटिंगर को भेजा सिंध में, और साइन करी ट्रीटी विद द आमिर्स विद अलाउ द इंग्लिश एज द फ्री पास ऑफ इंग्लिश ट्रैवलर एंड मर्चेंट टू द सिंध। अब उन्होंने कहा एक काम करो, विलियम बेंटिक ने फिर 1832 में ट्रीटी, अब भैया याद होंगी क्या ट्रीटी? तो मत करो आप, तो बस ये एक हिसाब किताब रीजन समझ लो कि जब सिंध आए तो सिंध का रीजन क्या था बॉस? फ्रेंच सेटलमेंट, यानी जो फ्रांसीसी आवास बसने वाले थे, जो वो आवास बनाने वाले थे, वो आवास को नहीं बनाने देना। और किस किसने ट्रीटी करी? पहली ट्रीटी करी मिंटो ने, दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी किसने करी? विलियम बेंटिक ने। और उन्होंने कहा सुनो एक काम करो कि तुम तो जो हमारे पैसेज है ना, फ्री पैसेज दे दो, मतलब हमारे लोग यहाँ से इंग्लिश ट्रैवलर, जो इंग्लिश यात्री हैं वो आ सके, और साथ में सिंध में भैया हम व्यापार कर सके। इट ऑल्सो अलाउ अस टू इंडस फॉर कम्युनिकेट, क्या लिखा है? कमर्शियल पर्पसेस। और जो सिंध नदी है हम उस पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सिंध नदी का प्रयोग कर सके। अब सिंध नदी का कैसे प्रयोग करेंगे, इस मैप को देखो, देखो दिख रहा है, ये गुजरात है, ये सिंध प्रांत है, दिख रहे हो? सिंध की जीवनदायिनी नदी कौन है? इंडस। अगर ये सिंध की जगह मिल जाए तो भैया अभी तो हम यहां आ रहे हैं, फिर इस नदी से भैया हम अंदर चले जाएंगे, लाहौर, पंजाब, इस एरिया में हम क्या कर पाएंगे? अपना ट्रेड। तो आप तो हमें यहां से ट्रेसपास करने की परमिशन दे दो। अब दिख रहा है सबको ये सिंध क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सिंध मिल गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक व्यापार चला जाएगा हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हमें क्या देखना है? हाँ सॉरी, हाँ अब देखना है इसके बाद, अब हमें यहां का देखने को मिलता है भाई साहब, यहां पर हमें कमर्शियल पर्पज से दे दो। उसके बाद कर्नल पोर्टलैंड वॉज स्टेशनड एज अ पॉलिटिकल एजेंट इन द ब्रिटिश इन सिंध। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये किसी के पास कहीं ना कहीं किसी से ट्रीटी करते थे ना, तो अपना एक आदमी बिठाल देते थे। तो वो आदमी का नाम क्या था? कर्नल पोर्टलैंड। क्या नाम था? कर्नल पोर्टलैंड को, उसको यहां बिठा दिया। याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो लीव इट। अब हमें देखने को मिलता है एंग्लो रशियन राइवलरी को। तो भैया लॉर्ड ऑकलैंड थे, वो कॉन्कर करना चाहते थे सिंध। अब यहाँ पे हमें एंग्लो और रशियन की राइवलरी देखने को मिलती है। अब लड़ाई कैसी थी तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो चाहते थे कि सिंध को कैप्चर कर ले, दो कारणों से। पहला क्या था? एक तो रशियन थ्रेट, और दूसरा कमर्शियल बेनिफिट्स फ्रॉम द सिंध। तो यहाँ पे जो रशियन है ना, वहां पे आप याद रखना कि ये पूरी एरिया को क्यों कैप्चर करना चाहते थे? कहीं ना कहीं सिंध में व्यापार करना एक प्रॉफिटेबल होगा, सिंध सिर्फ व्यापार के लिए था। और दूसरा फ्रांसीसी और जो रशिया थे ना, उनको रोकना थी हम लोगों को। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहे हैं? व्हेन रंजीत सिंह कैप्चर रोजन फ्रंटलाइन टाउन ऑफ सिंध, जब रंजीत सिंह ने रोजन पे कैप्चर किया, जो फ्रंट लाइन थी, सीमा रेखा थी सिंध की, तो भैया ये चले, इन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि यार सिंध सबसे पावरफुल आदमी तो राजा रंजीत सिंह है,
उसके साथ ट्रीटी कर लेते हैं ना। तो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी कर ली राजा रणजीत सिंह से, क्यों? बिकॉज ऑफ द राजा रणजीत सिंह एक्शन ऑफ द सिंध, क्योंकि सिंध भले ही 4 भाइयों का था लेकिन वहां पे दमदार आदमी कौन था? राजा रणजीत सिंह, और वो धीरे धीरे सिंध की तरफ बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा चलो इसी आदमी से ट्रीटी कर लेते हैं। ब्रिटिश फोर्सेज, अब इन्होंने क्या कहा? राजा रणजीत सिंह एक्शन ऑफ द सिंध, ब्रिटिश फोर्सेज द आर्मी ऑफ सिंध एंड साइन अ सब्सिडरी अलायंस टू प्रोटेक्ट द सिंध। अब उन्होंने क्या सोचा कि यार 100% सिंध को कैसे कब्जे में किया जाए, तो सिंध में लठ देने वाला आदमी कौन है? रंजीत सिंह। तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, जब राजा रणजीत सिंह उनमें लठ देगा तो अपन सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं। किससे? सहायक संधि सिंध के साथ, हम तुम्हें बचाएंगे। बाद में ये वही करने वाले हैं जो इन्होंने मराठास के साथ किया था, समझ गए? मराठास के साथ फर्स्ट एंग्लो वॉर में क्या किया था इन लोगों ने? पहले 2500 सेना दे के लड़वा दी और बाद में कहाँ के जाके कौन सी संधि कर ली? पी से कौन सा था? पुरंदर की ट्रीटी। क्लियर है? अब आगे देखो, ड्यूरिंग द अफगान वॉर, अब अफगान युद्ध होता है, द आर्मर ऑफ द सिंध फाउंड देमसेल्व्स सेटल्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग द कंपनी एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकली। अब संधि तो जल्दबाजी में कर ली, जब अफगान युद्ध चल रहा था तो क्या देखा सिंध वालों ने? उन्होंने देखा कि यार जे अंग्रेजों को जबरन अपन पाल रहे हैं, पैसा भी जे अपन से ले रहे हैं, इनका खान पान, तो अपनी तो इकोनॉमी तो वैसे ही लॉस में चली गई। तो फिर क्या देखने को मिला? लॉर्ड एल्बर्ट ब्रॉट ने क्या देखा? एक नए गवर्नर जनरल बने इंडिया पे और मेजर ऑटमैन को रिप्लेस किया बाय सर चार्ल्स नेपियर, जो ब्रिटिश रेसिडेंट रहे थे सिंध के, एज अ ब्रिटिश। अब ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दे वेयर एंगेज टू एनेक्स द सिंध, वो बहरा रहे थे सिंध को कब्जा करने के लिए, एंड मर्ज्ड इट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, और वो चाहते थे कि जल्दी से इसको भी मर्ज कर दिया जाए। अब सिंध को कैप्चर करने के 2 रीजन थे। क्या रीजन थे बताओ? एक तो अपनी बॉर्डर लाइन बचाना है हमें, किन 2 जनों से? फ्रांसीसी और रशिया से। दूसरा हमें क्या करना है? ट्रेड, व्यापार करना है। कंफर्म? अब सिंध के ऊपर लठ लेके कौन खड़े थे? राजा रणजीत सिंह। सिंध कितना सा है? पाकिस्तान के और बाजू में कौन? पंजाब कितना बड़ा है? तो उन्होंने उनको क्या दे दी? सब्सिडरी अलायंस तो दे दी, लेकिन अब उनके इतना खर्चा निकालना मुश्किल था, और साथ में अंग्रेज क्या चाहते थे? उसको एनेक्स यानी हथियाना। इतना क्लियर है सिंध की स्टोरी? अब आगे अपने को क्या क्या चल रहा है। कॉजेज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द सिंध। अब सिंध का एनेक्सेशन कैसे पॉसिबल हुआ, जरा वो देख लें। तो कंपनीज ऑफ सिंध एज द नेसेसरी प्रिलॉड टू द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान। कंपनी ने देखा कि सिंध को अगर अफगानिस्तान को कैप्चर करना है तो पहले ये छोटे छोटे एरियाज कैप्चर करने पड़ेंगे अपने को सिंध, टू गेन अ कमर्शियल बेनिफिट फ्रॉम द इंडस रिवर। और दूसरी चीज थी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कमर्शियली हमें इंडस रिवर नदी पे हमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलेगा, और साथ में हमें अंग्रेजों की प्रेस्टीज भी तो वापस लानी है जो हमने पहली अफगान वॉर में खो दी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी अफगान लड़ चुके थे। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो अपन आउटसाइड पढ़ेंगे, तो अफगान ऑलरेडी ये हार रहे थे, इनकी थू हो रही थी अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान को तो कोई हरा ही नहीं पाया ना, अफगानिस्तान से भिड़ बैठे, वहां से हार रहे थे। तो इन्होंने सोचा अफगानिस्तान को लड़ने से पहले अपन एक छोटा अपना बेस बना लो ताकि अपन यहाँ पे रूल कर सके। अब कोर्सेज वॉर हमें क्या देखने को मिलते हैं? फाइनली गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बॉट चार्ज द आर्मीज ऑफ हॉस्टाइल एंड डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द इंग्लिश एंड लॉन्चेज अटैक ऑन सिंध। अब अंग्रेजों का बहुत पुराना नीति, उन्हें पता थी ये तो हमसे लड़ नहीं सरा, अपन ही लड़ लो। अब अपन लड़ो कैसे? खड़े हो जाओ इस करके, सामने वाले ने क्या हो गया कि क्या हो गया, फिर वो तुझे क्या हो गया, नहीं तुझे क्या हो गया, साले तू आंख दिखा रहा, आंख दिखा, जबरन छाती पे नहीं चढ़ते बिना माद में खुदराटे खाने। तो अब इस पे क्या इल्जाम लगाया आमिर पे कि तूने हमारी बेइज्जती करी है और डिसअफेक्शन है, तू हमारा वफादार नहीं है अंग्रेजों का, इसलिए हम तुझ पे आक्रमण करेंगे। इंग्लिश आर्मी सर चार्ल्स नेपियर के संदर्भ में वहां पहुंची, एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ मियानी ऑन दाबो। ये बैटल में ब्रिटिशर्स डिफीट द आर्मी, ब्रिटिशर्स ने भाई साहब आमिर्स को डिफीट किया और सिंध को अपने कैप्चर में ले लिया। नेपियर कॉल्ड द सिंध वॉर एज द टेल्स ऑफ अफ्रीकन स्ट्रोम। नेपियर ने क्या बोला कि भाई साहब
साहब ये जो अफगान स्ट्रोम, अफगान की जो स्ट्रोम उठी है, स्ट्रोम मतलब तूफान उठा है, ये कहानी हम कहां से पूरी करने वाले हैं? सिंध वॉर से। कंफर्म है? यानी हमने जो खोया वो हम यहां पालेंगे। इन 1847 सिंध जो है वो मेड एज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये कहानी थी सिंध की। कंफर्म है? तो सिंध को कैप्चर करने के लिए सबसे पहला स्टेप ब्रिटिशर्स ने क्यों लिया? पहला, किससे बचना था? फ्रेंच और, कंफर्म है, फ्रेंच और रशियन से। दूसरी चीज, वो एक बफर जोन था। यानी बफर जोन क्यों? व्यापार बढ़ा सकते थे। कौन सी नदी से? इंडस नदी से। और दूसरी चीज, दुश्मनों से भी रक्षा कर सकते थे। तो पहले इन्होंने क्या करा? सब्सिडरी अलायंस, किसके साथ? आर्मिड्स के साथ। ठीक है। उसके बाद जब इन्हें प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा, तो एक और था जो नए नए गवर्नर जनरल बने हैं। कौन बने हैं भाई साहब? कौन थे? एलन बर्थ, ये बने थे। और इन्हीं का सपना था कि हमें सिंध कैप्चर करनी। तो सिंध के साथ कौन सी बैटल होती है अपनी? कौन सी बैटल होती है? मियानी एंड दाबो, ये याद रख लेना। और इन्होंने किसको एनेक्स कर लिया? इसके साथ सिंध को एनेक्स कर लिया। कंफर्म है? ये सिंध के साथ खत्म। कंफर्म? चल, तो अब देखो जरा, ये जो पहले ये वाला एरिया था सिंध का था, अब ये हट गया। अब हम देखने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू पंजाब। अब पंजाब की बारी है। सिंध क्लियर हो गया? चलो, ये मैप था, वो रहा सिंध। अब अपन सिख एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा सिखों को भी इस मैप से समझ लें। तो पंजाब कहां से कहां तक था पहले के टाइम में? तो पंजाब देखो दिल्ली से लगा हुआ है। ये रहा दिल्ली, ये रहा पानीपत वाला एरिया। ये मैं मैप की बात कर रहा हूँ 1799 टू 1849 की बात कर रहा हूँ मैं। 1857 की क्रांति, इसी के बाद से एक लोकल मूवमेंट्स होंगे और 1857 का रिवॉल्ट होने। तब तक हमें क्या देखने को? सिख बहुत अच्छे रिलेशन रखेंगे ब्रिटिशर्स के, तो इनकी सत्ता कभी हत्या ही नहीं जाएगी। ये मुल्तान यहीं आ रहा है, इंडस रिवर, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये वो नदियां थी, झेलम और चिनाब, जो पंजाब को एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध नेशन बनाती थी। कंफर्म है? चलो, अब अपन बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्कर टू पंजाब। अब बैकग्राउंड क्या था? एक आदमी था शेर पंजाब। कौन थे? राजा रणजीत सिंह। जब तक रणजीत सिंह रहे ना, किसी की हिम्मत नहीं हुई। रणजीत सिंह की डेथ के बाद एक भाई साहब अस्थिरता आ गई थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी थी पंजाब में कि अगला राजा कौन बनेगा। तो भैया पंजाब में कब तक अंग्रेज शासन या अंग्रेज इंटरफियर नहीं कर पाए? जब तक राजा रणजीत सिंह रहे। राजा रणजीत सिंह की डेथ कब हुई थी? 1839। कब डेथ हुई थी? 1839। उसके बाद राजा रणजीत सिंह के पास एक विशाल सेना थी 40,000 सोल्जर की। उनकी डेथ के बाद सोल्जर्स वे आर नॉट गेटिंग अप। सोल्जर्स थे वो पहले क्या करते थे? सोल्जर्स को सैलरी देते थे, लेकिन अब सोल्जर्स को नहीं मिल रही सैलरी। और जैसे ही डेथ हुई ना तो सैलरी मिल रही, इसलिए वो क्या करते? देयरफॉर दे आल्सो इंटरफियरिंग इन पॉलिटिक्स। अब उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना चालू कर दिया। अब भैया उत्तराधिकारी की भी जंग लड़ी जा रही थी। किस किस के बीच में? ये थी भाई साहब बिटवीन मेनी सन्स ऑफ राजा रणजीत सिंह। उनके कई उत्तराधिकारी थे, कई बेटे थे, जिनके बीच में फाइनली 1843, बाप कब मरा? 39। 4 साल बाद दलीप सिंह, जिसे दलीप सिंह भी बोला जाता था, दलीप सिंह जो थे वो बैठे। और बैठने के बाद वो क्या लेते हैं? गार्डशिप ऑफ रानी जिंदल। और रानी जिंदल उनकी क्या बना दी गई थी? संरक्षिका। यानी रानी जिंदल एक्चुअली पूरा कारभार संभालती थी। और ऊपर से राजा कौन थे? दलीप सिंह। अब अगला वो क्या कह रहे हैं? इंग्लिश वॉज क्लोजली वॉचिंग। और देखो वो बैठा बाहर, एक कुत्ता बैठा। कौन बैठा? अंग्रेज। वो सब देख रहे हैं, वॉचिंग हैज हैपनिंग इन द पंजाब और वांट टू रीगेन द प्रेस्टीज विद। अब देखो उन्हें फिर प्रेस्टीज कमानी थी, क्योंकि उनमें जूते कहां पड़ चुके थे? अफगानिस्तान में। तो वो चाहते थे कि आज बेइज्जती तो बहुत भारी हो गई है, तो इस बेइज्जती का बदला लिया जाए। और अफगान वॉर की जो अब अफगान वॉर बाय एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध, और जो हमें हार मिली है ना, उस हार का कहीं ना कहीं फोड़ा जो है वो कहाँ फोड़ेंगे अपन? पंजाब में जाके। एज वी हैव स्टडीड, जैसा कि हमने पढ़ा है, ब्रिटिश एनेक्स द सिंध इन 1843। ब्रिटिशर्स ने सिख का एनेक्स कब करा? 43। और वो देखो वो राजा कब बना? 43 में।
तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, एंड ओनली पंजाब वाज लेफ्ट, पंजाब ही बचा था, तो पंजाब की तरफ पढ़ते हैं। तो हम 1843 में मेजर ब्रॉडफूट वाज अपॉइंटेड एज द कंपनीज पॉलिटिकल एजेंट इन पंजाब। इन्होंने अपना एजेंट भेज दिया कहाँ पे, पंजाब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, मेजर ब्रॉडफूट। सिंध में था तो कौन बना था, ध्यान ही नहीं दिया, याद करो। ब्रिटिश रेसिडेंट इन सिंध थे, ठीक है। अब वहां पे सबसे पहले किसने साइन करी थी, लॉर्ड मिंटो। और उसके बाद अगला आदमी जिसने पूरा का पूरा हत्या लिया था वो कौन था, एलन ब्रॉड। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। अगली चीज हमें क्या देखने को मिलती है, अब देखो यहाँ पर कंपनी के एक पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिक्स यानी राजनैतिक सलाहकार बन के वो पहुंच गए। ही अंडरस्टूड द ग्रोइंग डिसऑर्डर ऑफ पंजाब, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि पंजाब में अराजकता का माहौल है। और रिकाउंटेड एवरी टेल्स ऑफ करप्ट बिहेवियर ऑफ द कोर्ट विच क्या करा था, अफेक्टेड द ब्रिटिश एटीट्यूड। और वो जानते थे कि उनको पूरी कहानियां पता थी कि इस पूरे साम्राज्य में कितने लोग करप्ट बिहेवियर के, करप्ट यानी भ्रष्ट हैं, और इसी का फायदा उन्होंने उठाना चालू कर दिया। 1844 में लॉर्ड हार्डिन वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1844 में लॉर्ड हार्डिन अपॉइंट हो गए थे गवर्नर जनरल, और वो समझ रहे थे क्या कि अब हमें कहीं ना कहीं ऐसे तरीके देखने हैं ताकि हम अंग्रेजी आर्मी की ताकत और उसकी औकात दोनों बढ़ा सकें। एज अ रिजल्ट द कंपनीज ट्रूप क्या करते हैं, स्टेशन इन पंजाब एंड सिंध वे आर ट्रेन्ड एज अ फोर्टिफाइड। अब उन्होंने क्या करा, वहां पे किलेबंदी करना चालू कर दी। किलेबंदी क्यों, सेना रखेंगे, ताकत बढ़ाएंगे, और जो हमारे पाप वहां पे थे ना उन पापों को धोएंगे, बस सीधी सिंपल सी बात। 1845 में लाल सिंह बिकम द वजीर एंड तेज सिंह वाज अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर इन चीफ इन सिख, ठीक है। तो भैया यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिख साम्राज्य में अब एक वजीर बदल चुके हैं और एक भैया कमांडर बदल चुका है जिसका नाम क्या है, तेज सिंह, और वो कौन है, वजीर लाल सिंह। अब हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, कॉजेज, अब कारणों को पढ़ ले। लाल सिंह, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड इम्प्लीमेंट क्या इंपीरियलिज्म। अब यहां से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि क्षेत्र को विस्तार करें और शाही जो घराना है उसको कहीं ना कहीं स्थापित करें, और कोई नहीं होगा। टू रीगेन द प्रेस्टीज विच द कंपनी हैज लॉस्ट, कहां पे गाली खाई थी, लट्टे पड़े थे, अफगान वॉर, क्योंकि थू थू हो रही थी, अफगान वॉर में हार गए थे, मराठा पछीट दिए तुमने वो पछीट दिया, तुमने पूरा का पूरा क्या पछीट दिया, बंगाल पछीट, तुमसे एक छोटा अफगानिस्तान पछीटा नहीं गया, थू थू हो रही थी। बस इसी कलंक का दाग मिटाना थी तो इन्होंने सिंध और किसको एनेक्स किया, इनका बड़ा सिंपल सा था, सिंध एनेक्स करेंगे, फौजें रखेंगे, पंजाब एनेक्स करेंगे, पंजाबी जो हैं उनकी मदद लेंगे, उनसे रेजिमेंट बनवाएंगे, और यही पंजाबी जो ताकतवर हैं, जो थोड़ा क्या करते हैं, अच्छाई में बिलीव करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। देखो मुसलमानों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि राजपूतों को ले लो, वचन के चक्कर में जब मर जाएंगे पर वचन नहीं तोड़ेंगे। ऐसे थे कि जब तक कैद और मर भी रहे होंगे ना, कट भी रहे होंगे, तब भी लड़ेंगे। ऐसे ही सरदार एक ऐसी बहादुर कौम थी, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता, इन सरदारों को किससे लड़ाएंगे, यही लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़। 6 फुट का पठान पश्तून, 6 साढ़े 6 फुट का, और अंग्रेज चोमू सा इतना बड़ा, तो इनसे लड़ने के लिए इन जैसी कदकाठी वाला आदमी चाहिए जो यहाँ टेरेन में पल सके। अंग्रेज आएगा अभी हल्का कहीं कट फिट गया, रिएक्शन हो गया और बाकी बहू रोएगी वहां जाकर, क्या मतलब है। तो उन्हें ऐसे ही आदमी चाहिए थे। तो इन्होंने क्या करा कि भाई साहब एक काम करते हैं, अपन डिफीट जो अफगानिस्तान का वॉर है ना, उसको जो फोड़ा है उसको सही करेंगे। टू कॉन्कर द ग्लोरियस वेल्थ ऑफ सिख एम्पायर, साथ में राजा रंजीत सिंह की संपत्ति देखने को मिल रही थी। एक तो आलीशान सोने के भाई साहब इतना पैसा, और याद करो इनके पास था कोहिनूर, याद आया, कोहिनूर भी हमें यही देखने को मिलेगा। अगला, टू कॉन्कर द ग्लोरियस वेल्थ, इसकी जो ग्लोरियस वेल्थ थी भाई साहब, वैभवता थी, और जो सोना था भाई साहब, पैसा था, वो सब चाहिए थी।
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ सिख एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, और सबसे बड़ा रीजन था कि कोई भी डोमिनेंट राजा देखने को नहीं मिल रहा था। अब किनके बाद? रंजीत सिंह। सेना भी बेचारी 40,000 की भूखी मर रही थी, पैसे ही नहीं थे, तो अराजकता फैल रही थी। उसके बाद जो सिख की आर्मी थी, खालसा आर्मी थी, वो कैसी हो चुकी थी? इनडिसिप्लिन, सो रही है खा रही है, उसे कोई मतलब नहीं। अगला, उसके बाद इंस्टिगेट्स रोल्स ऑफ द मेजर ब्रॉडफुट, और मेजर ब्रॉडफुट का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल इसको एनेक्स्ड करवा देता है। ये सारे रीजंस थे कि कैसे एंग्लो में सिख वॉर में सिख हार जाते हैं। चलो लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या क्या हुआ था, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कोर्सेज ऑफ वॉर। सिख हैज एनॉयड द एग्रेसिव मिलिट्री प्रिपरेशन ऑफ द कंपनी। अब लड़ाई क्यों हुई? सरदारों के सामने कंपनी भयंकर तरीके से प्रिपेयर हो रही थी जंग के लिए, दिख रहा था 100%। तो ये सारी चीजें उन्हें क्या कर रही थी? बुरी लग रही थी एनोइंग सिखों को। द वॉर इमीडिएटली, और जो वॉर में खर्चा हुआ है ना 1.5 करोड़ रुपए, जो क्या होता है इंडमेंट्री ऑफ रुपीज, जो हमें हानि पहुंची है वो तुम 1.5 करोड़ हमें दोगे, और विच दे अनेबल टू पे, देन हेंस रिटर्न द ब्रिटिश गॉट देयर टेरिटरीज। और अंग्रेज ने जो तुम्हारी टेरिटरीज ली है ना वो फिर हम तुम्हें देंगे नहीं, या तो तुम हमें 1.5 करोड़ दे दो और उतना एरिया दे दो। लेटर ब्रिटिशर्स ने कश्मीर बेच दिया, किसको? गुलाब सिंह को। कितने में? 1 करोड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर किसको बेच दिया? गुलाब सिंह। कितने में बेच दिया? 1 करोड़। द कंपनी हैज क्या करती है? रिकॉग्नाइज्ड माइनर दिलीप सिंह एज द किंग विथ क्वीन जिंदल एज अ गार्डनर एंड लाल सिंह एज अ वजीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कंपनी ने मान्यता दे दी कि ठीक है दलीप सिंह को हम क्या बना देंगे? राजा घोषित कर देंगे, और रानी जिंदल उसकी संरक्षिका बनेगी, और साथ में ये लाल सिंह वजीर ही रहेगा। ये लाल सिंह कौन था? जिसने किसकी मदद करी थी? ब्रिटिशर्स की। सारी जानकारी देने में इतना क्लियर है। अब अगला, सर हेनरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सर हेनरी लॉरेंस अपॉइंट करे जाते हैं ब्रिटिश रेसिडेंट इन लाहौर, पहले ब्रिटिश रेसिडेंट। याद हो गया सबको? कोई डाउट? समझने आ गया? अगला, इसी के साथ एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। अब ट्रीटी ऑफ भैरोवाल है क्या, उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं। ब्रिटिश मूव to sail Kashmir to the Gulab Singh with disliking by Kashmir Sikh, they all again rose a revolt under the guidance of Lal Singh। अब ब्रिटिशर्स ने जो कश्मीर बेचा था गुलाब सिंह को, ये बात लग गई बुरी सिखों को, और लाल सिंह के कहने पर भाई साहब पूरी की पूरी एक रिवोल्ट, यानी भाई साहब एक विद्रोह छिड़ जाता है। अंग्रेज कंपनी फिर दोबारा उसका दमन करती है और एक साइन करती है ट्रीटी जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इससे पहले एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कर चुके थे, अब ट्रीटी ऑफ भैरोवाल आ जाती। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर क्यों टूटी? क्योंकि क्या कर दिया था उन्होंने? अटैक कर दिया था। किसके कारण? कश्मीर बेच दिया था। किसको? कंफर्म है सबको? स्टोरी क्लियर है? अब आगे, अब ये जो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हुई थी इसमें क्या क्या था, आप इसके बाद ना जो ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना इसको देख लिया करो, रिवाइज हो जाएगा इसमें दोबारा का दोबारा। अब इसमें क्या है प्रोविजंस, तो रानी जिंदल जो संरक्षिका बनी थी वॉज एन्यूल्ड एज शी वॉज पेंशन ऑफ, उसे हटा देते हैं और उसे पेंशन दे देते हैं। 8 चीफ सिख की एक काउंसिल समिति बनाई जाती है और चेयरमैनशिप, इसके जो चेयरमैन होंगे वो ब्रिटिश रेसिडेंट होंगे, अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश रेसिडेंट कौन थे पीछे? लॉरेन, वो अपॉइंट करे जाते हैं। अगला, इट वॉज डिसाइडेड, साथ में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्मी का अब एक स्टेशन यानी पदस्थ होगी, परमानेंटली सेटल्ड करी जाएगी लाहौर में, जब तक दलीप सिंह क्या नहीं हो जाते, मेजर, बड़े नहीं हो जाते। अभी वो माइनर हैं जब तक बड़े नहीं हो। दो द ट्रीटी ब्रिटिश हैड बिकम द रियल मास्टर्स ऑफ पंजाब, ये संधि के साथ ब्रिटिशर्स पंजाब के एक्चुअल कौन हो जाते हैं? रूलर। कंफर्म है सबको? कोई डाउट? अच्छा, इससे समझने आया अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक हरकत भी दे दी, कश्मीर भेज दिया था किसको? गुलाब सिंह को। ठीक है, अब अगली चीज क्या कह रहे हैं, अब एवेल्युएशन क्या देखने को मिलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है आफ्टर द एंड ऑफ वॉर पंजाब वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसका एवेल्युएशन ये हुआ कि आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, पंजाब हथियाया नहीं ब्रिटिशर्स पर,
पर अंग्रेजों ने उसको इनडायरेक्टली कैप्चर कर लिया ना, हटाया नहीं। देखो, बट वाई पंजाब वॉज नॉट एनेक्स्ड, पंजाब क्यों नहीं करा गया ब्रिटिश द्वारा? तो इसके बारे में क्या आर्ग्यूड देते हैं, ये कहते हैं कंसिडर्ड रणजीत सिंह एज द फ्रेंड ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, इन हिज मेमोरी दे डिसाइडेड टू मर्ज पंजाब, नॉट मर्ज पंजाब विद द ब्रिटिश इंडियन। अब देखो सीधी बात है, उन्होंने से पूछा गया क्यों भैया हत्या लो ना, पंजाब ले तो लिया है तुमने पूरी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो राजा रणजीत सिंह थे वो बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो हम उनसे उनकी प्रॉपर्टी को ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाएंगे। अब अगला असली रीजन क्या था? दो द खालसा आर्मी वॉज डिफीटेड, खालसा आर्मी भले ही हार गई थी बट नॉट एनिहिलेटेड, पीछे नहीं हटी थी। ब्रिटिशर्स जानते थे कि इट वॉज नेसेसरी टू वीक द सिख एम्पायर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री ऑर्डर टू कॉन्कर। अंग्रेज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जे भले ही हार गए हैं पर सरदारों की हड्डियों में अभी भी दम है, कल जे फिर मिल के हमारी सुताई लगा देंगे, इसलिए इसको दीमक की तरह खाओ, ऊपर ऊपर दिखेगा अंदर खोखला कर दो, इसको राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री तौर पे तोड़ दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंध पे कब्जा कर लेंगे। इतना क्लियर है? अब अगला, सॉरी, सिखों पे कब्जा कर लेंगे। अब क्या हुआ? अब अगली हरकत होती है 1848 से लेके 49 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है। कारण क्या है? लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति याद कर लो, लॉर्ड डलहौजी अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, और वो सेंड करते हैं दो ब्रिटिश ऑफिसर्स, एक का नाम था एग्न्यू और दूसरे का नाम था एंडरसन, कि जाओ जाके चार्ज लो मुल्तान का, और मुल्तान का चार्ज लेने के बाद भाई साहब वहां क्या देखने को मिलता है, मुल्तान का चार्ज लो फ्रॉम द गवर्नर ऑफ मुल्तान, इट्स गवर्नर ऑफ मुल्तान, कौन? मूलराज से चार्ज ले लो जो वहां का गवर्नर था। However, मूलराज हैज किल्ड, मूलराज को पता चला कि यार अंग्रेजों ने अपना पत्ता काट के दो नए ऑफिसर भेज रहे हैं, उसने इन दोनों का ही पत्ता काट दिया और मार दिया, एंड रोज द रिवॉल्ट, और भाई साहब अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? रिवॉल्ट। विद इन द शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, थोड़े से ही समय में दूसरे सिख जो थे वो मूलराज को ज्वाइन कर लेते हैं, और भाई साहब डेवलप्ड इनटू द अपराइजिंग इन पाकिस्तान, पंजाब, सॉरी, और पंजाब में क्या देखने को मिलता है भाई साहब? अपराइजिंग। अपराइजिंग यानी क्या होता है भाई साहब? दोबारा से राज्य को क्या कर रहे हैं? हासिल कर रहे हैं। अगला, दिस प्रोवाइड डलहौजी एन अपॉर्चुनिटी टू, सॉरी डलहौजी सही तो लिखा है, जिसके कारण क्या हुआ कि डलहौजी को अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसने डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट द सिख्स एंड एनेक्स्ड ऑफ द पंजाब। यानी क्या हो गया? अच्छा, पंखा बंद करना, हाँ कर लो। इसके साथ क्या होता है भाई साहब? डलहौजी को अपॉर्चुनिटी मिल गई और डलहौजी ने कहा ठीक है पंजाब को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? एनेक्स कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 3 बैटल लड़ी गई, और वो 3 बैटल्स कौन थी? बैटल ऑफ रामनगर, दूसरी थी क्या? चिलियन वाला। एज द बैटल इंग्लिश आर्मी वॉज लीड बाय जनरल, कौन था? गौज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाम याद रख लेना, जनरल गौज। इसने भैया पूरी बैटल्स में कहीं ना कहीं उसको हासिल करवाई जीत। द रिजल्ट ऑफ बोथ द बैटल्स वाज इंडिस्ट्रक्टिव, कुछ नहीं निकला। तो फिर अगली होती है बैटल ऑफ गुजरात। द सिख आर्मी वाज डिफीटेड, और उसने ब्रिटिश आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। किसके सामने? चार्ल्स नेपियर के सामने। खत्म। अब क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को हथिया लिया और महाराजा रंजीत सिंह को काय पे पटक दिया? पेंशन। ये वही महाराजा रंजीत सिंह हैं जिन्होंने अपनी कोई, कौन सा? महाराजा दलजीत सिंह है जिन्होंने क्या करा था? कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, अब देखो आगे मिलेगा। महाराजा दलजीत सिंह वॉज पेंशनड ऑफ, इनको पेंशन मिली। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर द एजुकेशन, बच्चे थे एजुकेशन पढ़ने के लिए भेज दी भाई साहब। अगला, ब्रॉड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? तो वो पूरा का पूरा वाज एंट्रस्ड टू लुक आफ्टर पंजाब्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार पंजाब का प्रबंधन हो जाए उसके बाद देखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोहिनूर डायमंड वाज टेकन फ्रॉम दलीप सिंह एंड प्लेस्ड इनटू द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ से दलीप सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा था उसे ले लिया गया और उसे जाके ब्रिटिश क्राउन में जड़वा दिया गया। कंफर्म है? कोई डाउट? पहले में लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि ये तैयारी कर रहे थे। और दूसरा रीजन क्या था? 2 नए क्या भेजे थे भाई साहब इन्होंने? क्या भेजे थे? 2 नए ऑफिसर्स।
वहां के गवर्नर को हटा के बैठने के लिए, तो वहां का गवर्नर कौन था? मूलराज। मूलराज ने उन्हीं को निपटा दिया। कंफर्म है सबको स्टोरी? अगला, अब इसका एवेल्यूशन देख लेते हैं क्या हुआ। मूलराज और जो दूसरे सिख थे हैज राइजेस एंड बैंड द रिवोल्ट अगेंस्ट द महाराजा ऑफ पंजाब। इन्होंने बैनर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द महाराजा ऑफ पंजाब दलीप सिंह who was under the guardianship of Britishers as they were opposed to the English influence of Sikh politics. अब हमें याद है, however the British had removed Dalip Singh or annexed the Punjab even though he was not involved in the war against the English. अब देखो यहाँ पर ये लड़ाई किसने रखी थी? मूलराज ने। दलीप सिंह कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, दलीप सिंह को हटा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे दलीप सिंह बुद्धिमान है, आज नहीं तो कल वो हमसे लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए दलीप को हटा के किसको बिठा दिया? वो छोटे से बच्चे को, नाम क्या था उसका? दलजीत सिंह, और उसको भेज दिया पढ़ने के लिए, और जब तक तू बड़ा होके आएगा तब तक हम देख लेंगे, तब तक हम सब निपटा देंगे। ठीक है, अगला वो क्या कह रहा है? हेंस जस्टिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश टू कॉन्कर द पंजाब वाज नीदर लीगल नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये लीगल भी नहीं था और ना किसी के लिए सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली उसको क्या कर लिया? हथिया दिया। कंफर्म है? कोई डाउट? तो ये था आपका कौन सा? सिख वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कंफर्म है? कोई डाउट? चालू है ये? कितने मिनट बंद हुई थी? बस तुम दोनों बस मन में लेक्चर में लग जाते हो, मन में। चलो बंद कर दो अब इसे। चलो मैं कर लेता हूँ। तो मैं फिर बिठाने से मतलब क्या रहा? अरे नहीं रही मेरी ध्यान, पता नहीं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती तुम रिकॉर्डिंग कर पा। रिकॉर्डिंग लिखी आ रही है? नहीं तो तुम चालू कर दो, पागल बना रहे हो। देखो भैया, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के नक्शे की तरफ ध्यान दो, क्योंकि अब तक हमने जितने कॉन्क्वेस्ट पढ़े हैं ना, कॉन्क्वेस्ट यानी अंग्रेजों ने हमारे साथ जो बैटल्स करी हैं, आप जरा उसको बड़े गौर से देखो। इसी के बाद में हमारा जो अगला चैप्टर चालू होगा वो होगा मीन्स का क्वेश्चन, कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज रही जिसके उन्होंने दिमाग लगा और हम नहीं समझ पाए उन चीजों को। तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश टू कॉन्कर इंडिया, वो कौन कौन सी नीति थी, वो कौन कौन सी नीतियां अपना रहे थे जिससे भारत को क्या कर रहे थे? वो कैप्चर कर रहे। अब बड़े गौर से देखो, उन्होंने इसमें यहां लिखा है ब्रिटिश टेरिटरीज। अब ब्रिटिश टेरिटरीज कितनी थी? इतनी सी थी बस, दिख रहा है आप लोगों को ये पूरा। सबसे पहले उन्होंने ये बंगाल को कैप्चर किया, पढ़ा अपन ने। बंगाल के बाद भाई साहब ये नॉर्थन सरकार, याद आया अपन ने जो लेक्चर में पढ़ा था, नॉर्थन सरकार, इसको कैप्चर किया। देखो, पोर्ट बंदरगाह बंदरगाह बंदरगाह। उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा आ गया? मैसूर और कर्नाटक, ये कंप्लीट, ये मैसूर वाला एरिया ये। इसके बाद यहां पहुंच जाओ तो यहां इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी डाल चुके थे गुजरात वाले एरिया में, यहां मराठाओं का रूल था, मराठाओं को हटा दिया पूरा। अब कौन सा बचा था? सिंध, वो सिंध भी कैप्चर कर लिया। ऐसे करते करते पिटे जी एक ही जगह अफगानिस्तान, जो नॉन कैप्चर रहा। इसकी अलग से स्टोरी है। अब कौन कौन सी नीतियां थी उनके बारे में अपन बात करेंगे। बैकग्राउंड क्या था? इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, कूटनीतिक पढ़ेंगे कंपनी की, दैट इज वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू कॉन्कर द इंडियन स्टेट ऑफ द सिंपल इंडिया। बात करा जाए कि कौन कौन सी नीतियां थी जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो लोग थे इन्होंने भारत को कैप्चर कर दिया। तो नीतियां क्या थी? मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कब हुआ? 1707, 1707। कौन मरा? औरंगजेब मरा। इंडिया डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड द लार्ज प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे राज्यों में एक बड़ा बड़ा प्रांतों में भी वो डिवाइड देखने को मिला फॉर द कंपनी। कंपनी ने देखा, जब हमने देखा तो उसने नेसेसरी एनेक्स किसको किया? मराठास पढ़ चुके, बंगाल पढ़ चुके, मैसूर पढ़ चुके, पंजाब पढ़ चुके। इनके पास मिलिट्री बहुत अच्छी थी और ये प्रोमिनेंट पावर्स थी। However, it was more feasible to capture either native rules by use of forces। अब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, सीधे के सीधे बड़े के शेर की मांद में शेर को पकड़ना इम्पॉसिबल है, तो आजू बाजू को टपकाओ। इसीलिए इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई और उन पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, सबको पता है, पर ये जो पहली वाली पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस। अब ये रिंग फेंस क्या होता है? रिंग मतलब क्या होता है? चक्का। फेंसेस मतलब क्या होता है? चारों तरफ अपन बाड़ी लगाते हैं ना, शुद्ध भाषा में कहते हैं फेंसेस लगाना, ताकि हमारे अंदर ट्रेसपास ना हो सके, हमारे गार्डन में या हो सकता है हमारे घर या हमारे खेत में कोई ट्रेसपास ना कर सके। ट्रेसपास मतलब कोई अनावश्यक अवस्था में क्या कर सके, उसको लांग ना सके। तो ये भी बहुत ईमानदार थे और बहुत दिमागदार थे, तो इन्होंने ये पॉलिसीज हमारे लिए, कब बकलोल है बे,
कहा एज ए ट्रेसपास, लठले खड़े रहेंगे। लेकिन सोचो अंग्रेजों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो हमें यहाँ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि और रिंग फेंस की नीति उन्होंने अपनाई, और इन्होंने पूरे भारत के एनेक्स स्टेट्स को एनेक्स कर लिया। सब्सिडियरी अलायंस सबसे मोर क्या रहा, सिग्निफिकेंट रहा कि पूरे भारत को कैप्चर। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, हमारी फौज तुम ले लो, तुम्हारी फौज तुम्हारा, हमारा फौज थोड़ा तुम्हारा दुश्मन ले लेगा, बाद में हमारी फौज एक तरफ खड़ी हो जाएगी, जो कमज़ोर है उसकी मदद करेंगे, मोटे वाले को मार देंगे, सुखोड़े को राज दे देंगे, और वो राज भी किसको दे देंगे, कठपुतली बना के रख देंगे, यानी इनडायरेक्टली हमारा रूल है। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहे हैं हम 1765 से लेके 1813 की। ये एसोसिएट करता है गवर्नर जनरल, ये किसने बनाई थी, रॉबर्ट क्लाइव और वारन हेस्टिंग्स की नीति थी। कौन कौन सी, रिंग फेंस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिलता है, इसका इंपॉर्टेंट था बफर जोन बनाना, ताकि कंपनी की फ्रंट लाइन यानी जो सीमा है उसकी रक्षा कर सके। अब इधर देखो बड़े गौर से, इस वाले मैप में आप समझ चुके होंगे। ये देखो, ये बंगाल है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस बंगाल को अगर हम देखेंगे ना, तो इस बंगाल के बाजू में हम देखेंगे क्या, अवध। ये देखो ये ओध, अवध दिख रहा है। कल से कुछ भी हमला होता है ना बंगाल पे, तो इस अवध को हम हमारा दोस्त बना लेते हैं। तो पहला हमला जहां होगा इसकी मदद ले लेंगे, तब तक हमें संभलने मौका मिल जाएगा। इसे बोलते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं, बफर जोन। जैसे चाइना और भारत के बीच में नेपाल बफर जोन है। कोई भी डायरेक्ट हमला चाइना नहीं कर सकती। नेपाल की 90% सीमा हमसे लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 छोड़ो, 80% सीमा लग रही है उसकी, वहां भी लग रही है। उसके बाद एक नीचे देख लो, म्यांमार, बर्मा, देख रहे हो ना आप, सीमाएं सबसे ज्यादा भारत से लग रही हैं। तो ये हमारे बफर जोन है, कोई हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, पहले यहाँ आएगा, तब तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जा रहे हैं, तो हम भी लठ ले लेके खड़े हो जाएंगे, समझ गए। तो दैट इज नोन एज अ बफर जोन। तो ये बफर जोन थे। तो भैया बंगाल का बफर जोन कौन सा था, अवध। अब अगला हमें क्या देखने को मिलता है, ये बफर जोन बना लेते हैं। बफर जोन भाई साहब, बफर जोन मतलब समझ गए, एक ऐसा जोन जो हमें सेफगार्ड करेगा। अगली चीज सेफगार्ड कर सकता है, ये पॉलिसी ऑफ वारेन हेस्टिंग्स वाज रिफ्लेक्टेड इन अगेंस्ट। हमें पॉलिसी किसके खिलाफ देखने को मिलती है, मराठा और मैसूर के खिलाफ। मराठा और मैसूर के बीच में हमें अवध देखने को मिलेगा। वो निजाम, निजाम किसके गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के। उन्हें बना लिया, उनसे दोस्ती थी। याद करो जब अभी हमने कल वाले लेक्चर में, पास लेक्चर में हमने मराठा पढ़े थे, तो उन्होंने जब आखिरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर करी थी, तो उन्होंने क्या बोला था, वो जो तुम चौथ वसूलते हो सेकंड वाले में, क्या बोला था, निजाम से वो बंद करो, ताकि हमारे निजाम और हमारे रिलेशन अच्छे हो सकें। तो आप यहीं से समझ लो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी थी। In instant, Britishers had made Awadh as the buffer state protection और Bengal against the invasion of Marathas and Afghans। तो देखो उन्होंने अवध को बना रखा था बफर जोन, ताकि वो अफगान और मराठास से किसको बचा सकें, बंगाल। और हमने देखने को भी मिला है कि जो मराठास हैं वो कभी बंगाल मोस्टली गए ही नहीं। वो कहाँ तक सीमित रह गए, उड़ीसा वाले तक, वहीं तक रह गए। इसलिए इन्होंने क्या करा, इसको अपना बफर जोन बना लिया। ठीक है, एक सेकेंड। चलो इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, बफर जोन। अब इसके बाद हमें क्या मिला, मैसूर कैंप में भी हमें, ड्यूरिंग द मैसूर कैंपेनिंग, जब मैसूर को हरा रहे थे, तो मराठा, हैदराबाद और कर्नाटक किसके में बफर बन रहे थे। याद करो जब एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, तो दो जने अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। कौन कौन मदद कर रहे थे, मराठा और निजाम। तो मराठा निजाम कौन थे, बफर जोन थे। किससे बचा रहे थे, किससे बचा, कार्नाटिक वालों से बचा रहे थे ना, टीपू सुल्तान और हैदर अली से बचा ही रहे थे। इसलिए पहले वाले में हैदर अली को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब तक मैं इन्हें नहीं, तो भैया उन्होंने क्या कह दिया, तुम हमसे पैसे लो, किससे, चौथ वसूलो। किससे बोला,
चौथ कौन वसूलते थे? मराठास। और निजाम से कहा अपन टेरिटरी शेयर कर, तुम अंग्रेजों की मदद मत करो, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला ड्यूरिंग। उसके बाद हमने क्या देखा, एंग्लो जब अफगान वॉर होगा, अभी अपन पढ़ेंगे, कंपनी ने सिंध और पंजाब को किसकी तरह यूज किया? बफर जोन की तरह। तो ये कौन सी नीति है? ये रिंग फेंस की नीति, यानी अपने आगे फेंस लगा लेना, ठीक है। अगला, ये काम कैसे करती थी? तो ब्रिटिश अज्यूम्ड अ नेटिव और द मिलिट्री असिस्टेंट अगेंस्ट द इटरनल थ्रेट फॉर इट्स एक्सपेंस। ये आ गई है सब्सिडरी अलायंस। इन अदर वर्ड्स, those rules were required maintain subsidiary forces which used to originally equipped the commander and the officers of East India Company and turned to be paid the ruler by the state। ये सबको पता है। हमारी फौज ले लो, उसका पालन पोषण करो, और जो कमांडर उसे सैलरी दे देना, और ये तुम्हारी मदद करेगी लड़ने में। ये होती थी सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पहली क्लियर है। सब्सिडरी अलायंस जो थी वो डिवाइस की तरह लॉर्ड वेलेस्ली ने यूज करी थी। कब करी थी? 1798। अब अगला, इसको ये कह सकते हैं कि जो रिंग फेंस की नीति थी उसी को बड़ा करके क्या बना दी गई थी? तब्दील करके सबसे। अब रिंग फेंस किसकी नीति थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये किसकी थी? वेलेस्ली। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति को ही क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया गया। अब अगला वो क्या कह रहे हैं, इसमें पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत अच्छी। अब इसके प्रोविजंस, नियम क्या थे? तो नियम देख लो। वो क्या कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आपकी रक्षा करेगी आंतरिक और बाहरी सभी ताकतों से। दूसरा, टेरिटरीज एले ऑफ द ब्रिटिश आर्मी कंटेजेंस ब्रिटिश आर्मी वुड बी स्टेशंस। बस आप ये करना कि आपकी जो टेरिटरीज हैं, आपकी जो सीमा क्षेत्र है, उसके अंदर ब्रिटिशर्स की क्या बना दी जाए? कॉन्फेडरेसीज बना दी जाएं, ताकि ब्रिटिशर्स वहां रह सकें। ये जो एलए थी वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू मेंटेन इट्स कंटीजेंसीज। इन सिंपल टर्म्स, अ रूलर नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द इंग्लिश आर्मी। अपन पहले ही बात कर चुके, जो भी रूलर होगा ना, वो अंग्रेजों के जितने भी खर्चे होंगे ना, वो सब वही उठाएगा। इससे फायदा क्या होता था? कंपनी वहां से तो जो पैसा लेती थी वो कंपनी का सीधा साधा बच रहा, और ये बढ़िया ऐश से रहते थे। ये एलए नीड टू द डिसबैंड देयर आर्मीज। इस एलए के चक्कर में उन्हें अपनी आर्मीज को डिसबैंड करना पड़ता था। दे एलए वुड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द अदर रूलर टू एंगेज इन द वॉरफेयर ओनली इफ द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। और ये तभी कूदेगी किसी भी लड़ाई में जब ब्रिटिशर्स की परमिशन होगी। हेंस इन दिस वे द रूलर लॉस देयर पावर रिलेटेड टू द फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स। जब अपन बात ही कर चुके थे, जब मराठास के साथ ली थी तो मराठास से क्या कहा था? अरे ये तुम विदेशियों की मदद करना बंद करो, ये पोर्ट वोट बंद करो, तुम्हारे जो विदेशी मामले कर वो, अच्छा ये सूरत का पोर्ट और हमें दे दो। याद आया? कल वाला लेक्चर, परसों वाला लेक्चर। तो ये वाली बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगला वो क्या कह रहे हैं, जो जो स्टेट इसके सब्सिडरी अलायंस करते थे, ग्रेजुअली जितने भी नेटिव्स थे वो सारे के सारे वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने क्या कर लिया था? सब्सिडरी अलायंस ले ली थी। अब ये सब्सिडरी अलायंस लेने वाले कौन कौन थे? तो देखो यहीं लिखा है, पहले स्टेट जिन्होंने ये ट्रीटी करी, मैसूर, उसके बाद तंजौर। हाँ, हैदर फर्स्ट इंडिया टू साइन दिस ट्रीटी। किस किस ने ये ट्रीटी साइन करी थी? तो पहले कौन कौन थे? पहले निजाम ऑफ हैदराबाद है। निजाम से याद रख लेना, पहले हो गए हैदराबाद के निजाम, उसके बाद कौन हो गया? मैसूर, उसके बाद कौन हो गया? तंजौर, देन कौन हो गया? अवध, उसके बाद पेशवाज, और पेशवाज के बाद सिंधियाज। होलकर्स नहीं दिख रहे होंगे इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे, ठीक है। अगला, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सीधा सिंपल सी बात है, ये आप ऐसे समझ लो कि जिसका रियल वारिस नहीं है। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, जिनकी औलादें नहीं होती थी या लड़की होती थी, तो वो अपने दामाद या बेटी की लड़के को लेके अपना राजा बना लेते थे। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करते थे, भाई साहब किसी रिश्तेदार की औलाद ले लेते थे। और वो भी नहीं होती थी तो किसी अनाथ की औलाद को राजा बना देते थे और खुद का अपना बेटा बना के घुसे। तो अंग्रेजों ने यही करा कि उन्हें पता था बहुत सारे राजाओं की औलादें तो होंगी नहीं, क्यों? वो डायरेक्टली जहर दे के मरवा देते थे। इसका एग्जाम्पल है झांसी। झांसी जब रानी लक्ष्मीबाई को बेटा हुआ तो उसको मरवा दिया जहर देके, उधर राजा को मरवा दिया। अब पहुंच गए ये लोग, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, पहुंच गए, लाओ बेटा तुम्हारा वारिस बताओ। तो उन्होंने कही मैंने गोद नहीं, ओरिजिनल है तो बताओ, नहीं तो ओरिजिनल नहीं है। तो अब ये झांसी किसके अंतर्गत होगी? हमारी। ये थी भाई साहब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इसमें क्या हो जाता, जो पॉलिसी थी, हाउएवर ही वाज द ओनली वन द पॉपुलर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। ये फर्दर सब्सिडरी अलायंस का एक्सपेंशन थी, समझे? पहली नीति आई रिंग, कौन सी? रिंग फेंस। उसको बढ़ा के क्या बनाया? सहायक। और उसको बना के क्या बनाया? डलहौजी। कौन? हड़प नीति, डॉक्ट्राइन। यानी ये एक ही के हिस्से थे, बस अंग्रेजों ने इस पॉलिसी में नए नए रूल्स लागू कर दिए। अब वो क्या कह रहे हैं, डॉक्ट्राइन क्या कहता है, इस पॉलिसी के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली यानी
राजशाही जितने स्टेट्स थे, सब्सिडरी अलायंस जिन्होंने लिया था, वो ऑटोमेटिकली एनेक्स कर दिया जाएगा, हत्या लिया जाएगा। अदर उसका कोई भी इनकॉम्पिटेंट नहीं बचा हो, या डाई कर गया हो बिना किसी मेल हायर यानी वारिस के। समझ गए? जिसका वारिस नहीं है वो किसकी हो जाएगी? और वो वारिस उसके बाप का ही होना चाहिए, ओरिजिनली राजा का ही, वो किसी का गोद नहीं लेगा। सीधी सिंपल, इन सिंपल टर्म्स ये पॉलिसी किसी को भी बच्चा एडॉप्ट करने की परमिशन नहीं देती। कंफर्म है? आगे वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब था कि रूलर प्रोक्लेम एंड अडॉप्ट सन एज द किंग आफ्टर हिज डेथ। कोई भी रूलर किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, सिर्फ वही बच्चा होगा जो उसके खुद शुद्ध खून होगा। कंफर्म है सबको? आगे, In addition of this company annexed the kingdom of the Rupkai according to the Dalhousie annexed the following। कौन कौन से? सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद भगत, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, झांसी के बाद नागपुर, उसके बाद तंजौर, और तंजौर के बाद अवध। ये वही हैं जिन्होंने 1857 में कूदेंगे। अवध हो गया, अवध के बाद हो गया आपका भाई साहब झांसी हो गई, झांसी के बाद आपका हो गया जैतपुर हो गया, सतारा हो गया, ये पुणे हो गया। ये वही थे जिनके ऊपर ये तीनों की तीनों पॉलिसीज लागू करी गई थी। अब क्लियर है सबको? कंफर्म है? अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों को अपन ने क्या देखा, इन्होंने सारे राज्यों को हड़पना चाहा। पहली कौन सी थी? रिंग फेंस, उसको बढ़ा के क्या बनाई? सब्सिडरी, और सब्सिडरी के बाद कंफर्म है सबको? चलो एक छोटा सा टॉपिक और है उसे। तो भैया ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर्ड अवध को भी कर लिया। अवध को पहले सब्सिडरी अलायंस दिया और कॉन्कर्ड कैसे कर लिया वो भी देख लेते हैं। आफ्टर द डिफीटेड ऑफ अवध, अवध की डिफीट के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ब्रिटिश डिड नॉट एग्जिट इट मेड द बफर। उन्होंने उसको हत्याया नहीं, क्योंकि बैटल किसकी हुई थी? पानी, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद इसको बफर स्टेट बना दिया, और इसमें कौन सी पॉलिसी अपनाई? रिंग फेंस पॉलिसी। दो, अवध जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। नवाब शुजा उद दौला पे राइज द आर्मी, वो आर्मी उसने रेज द आर्मी 1 लाख सोल्जर्स ऑफ द यूरोपियन लाइन एंड इवन रिटेडेड 150 फ्रेंच सोल्जर्स। उसके बाद उसने क्या करा था कि भैया रीट्रेंड, उसने रीट्रेंड करे 150 फ्रेंच सोल्जर्स, और नवाब शुजा उद दौला ने क्या करा था? आर्मी बनाई थी, उसके पास सेना थी 1 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक की। इन 1774 द एनेक्सेशन ऑफ रोहिला खंड और इटावा, ये वही है पूरा का पूरा। मैप देख लो, शायद आपको कंफ्यूजन हो। ये रहा देखो, ये वो है यूपी वाला एरिया, दिख रहा है? अब यहाँ पे क्या है? खानदेश, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे खानदेश था, खानदेश के बाद देखो यहाँ पे लिखा है फैजाबाद, फैजाबाद के बाद में यहाँ लिखा है आपका, क्या लिखा है? लखनऊ, लखनऊ के बाद यहाँ क्या लिखा है? बेजवाड़ा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रोहिला खंड और ये सब मिला के, ठीक है। तो अब हमें यहाँ अवध देखने को मिलेगा। तो अब जहाँ देखो क्या देखने को मिला? रोहिला खंड, हाँ, रोहिला खंड और इटावा। शुजा-उद-दौला की डेथ के बाद उसका बेटा बोला, जिसका नाम क्या था? आसफ उद दौला, ट्राइज टू गेन द कंट्रोल, पर मुगल्स ने उसे अलाउ नहीं किया। इसीलिए उसने क्या कर दिया था? ही डिड नॉट अलाउ हिम टू कंटिन्यू बिकॉज मुगल प्रैक्टिसेस डिड नॉट फॉलो डायनेस्टिक कंटिन्यूटी ऑफ हायरार्की एंड द प्रोविंशियल लेवल। इसमें हमें देखने को मिलता है कि मुगल की जो प्रैक्टिसेस थी में उसमें यह था कि वंशानुगत को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ मना कर दिया। Therefore, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कंपनी से कि तुम तो मुझे नवाब ऑफ अवध घोषित करवा दो, बाकी जो तुम्हें करना हो करो। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके मास्टर बन गए थे? अवध। अवध ने क्या ले ली थी? सब्सिडरी अलायंस। बताने की जरूरत नहीं है, अपन बात कर चुके हैं। अब इस अलायंस में क्या था? इस प्रोविजंस में हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब सादत अली खां को फोर्स किया था कि वो एक सब्सिडरी अलायंस की क्या ले ले? ट्रीटी ले ले। अब इसके प्रोविजंस क्या थे? सारे प्रोविजंस कुछ इस तरीके से थे। अपार्ट फ्रॉम दीज, नवाब हैज टू ईट हाफ ऑफ हिज टेरिटरी इंक्लूडेड द दोआब क्षेत्र ऑफ गोरखपुर एंड रोहिलाखंड टू द कंपनी। कंपनी ने कहा देख भाई, इन सब के अलावा आधी आधी टेरिटरी बांट दे, और वो जो दोआब क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा हरियाली है भाई साहब, 2 नदियां बह रही हैं, तो वहां गोरखपुर और रोहिलाखंड वाला एरिया हमें दे दे। अब कैसे हत्या लिया गया? फाइनली लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हत्या लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें क्या देखने को मिलता है? अवध वॉज एनेक्स्ड बेस्ड ऑन द ऑट्रम रिपोर्ट। द नवाब वाजिद अली शाह वॉज केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट इन कलकत्ता। अब भैया उसके खिलाफ ये कह दिया गया
कि इसने क्या करा है, वो किया है, हानि करी है, मान हानि। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों की पॉलिसी नहीं अपनाई तो उस पर इल्ज़ाम लगाया और उसे क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट मतलब घर में नज़रबंद कर दिया। अब हमें क्या देखने को मिला, रिजल्ट क्या हुआ इन सारी चीज़ से, एनेक्सेशन ऑफ अवध जो हुआ, कई सारे सेंटीमेंट पीपल जो लोग थे ना, सिपाही थे, उसके बाद कॉर्टियर्स थे, उनको कहीं ना कहीं आहत हुआ। The sepoys of British army had fought immediately for expansion of British Empire for south, north, east in Indian subcontinent. That's why they considered this as a betrayal. आर्मी के जितने जवान थे ना, उनको बहुत आहत हुआ कि यार एक बार तो हमने अंग्रेजों की मदद करी, नॉर्थ को कब्जा करने में, ईस्ट को कब्जा करने में, वेस्ट को कब्जा करने में, और कहो तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और तुमने हमारे साथ धोखा कर दिया। धोखा कैसे किया, तुमने हमारे ही राजा को उठा के बंद कर दिया, ये तो गलत है। द कॉर्टियर्स वर डिसमिस्ड फॉर द सर्विसेज एंड दे वर एम्प्लॉयड। और जितने भी दरबान थे जो दरबार में काम कर रहे थे अवध के, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पहली बार एनेक्स इंट्रोड्यूस आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ, कहां पर, तालुकादार्स और कॉमनर पीपल्स। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल, यहीं पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, राइफल इंट्रोड्यूस करी, और स्पार्क्ड, जिसने भाई साहब तात्कालिक कारण बना 1857 की सेपॉय यानी सैनिक क्रांति का मेरठ में। द रिवोल्ट ब्रोक आउट एंड इट ज्वाइन ऑलमोस्ट द क्लासेस ऑफ अवध, सबसे ज्यादा सारी जितनी भी क्लास थी वो अवध की उसने ज्वाइन करा, और ये पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला, और इसी को हम 1857 की क्रांति कह सकते हैं। तो जो चिंगारी उठी थी, वो चिंगारी कहां से उठी थी, अवध से, एनेक्सेशन ऑफ अवध से। क्लियर है सबको? तो ये था आपका लेक्चर। अब जरा मुझे ये बता दो कि आज के हिसाब से तुम्हारी बुक के कितने पेज हो गए, जल्दी देखो। पहुंचा दिया? पहुंचा दिया, मैंने देख लिया था, लास्ट पेज भेज दिया मैंने, देखो एक पेज हो रहा है, पलटो जरा वापस जाओ बैक।